कई बार बात भी की है। कंसंट्रेशन मतलब दिमाग, अभी यही बात चलती थी भाई, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, हजार बातें दिमाग में चलती रहती है। बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आप लोगों पे, मतलब फैक्ट्री को भी आपको संभालना है, घर की जिम्मेदारियां भी देखनी है, बिजली का बिल आ गया टेंशन है आपको, किसी का ना भात भरने की भी दिक्कत है आपको, बहुत सारी बातें हैं, हजार बातें हैं। चलो ये तो नहीं होगी, लेकिन ये तो है ही कि वो फला मेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, वो भैया ऐसे बोल रहा है, या बच्ची ये तो भाई वो दीदी मेरे बारे में ऐसे बोल रही है, वो मेरे से सही से बात नहीं कर रही, वो ना मेरे से तू से बात कर रही, मैं बड़ी हूं, आई एम द सीनियर, बट वो मेरे से ना सही से बात नहीं कर रही, मेरा नाम लेके बोल रही है, ये लड़का सही नहीं बोल रहा, मतलब बच्चा जो बच्चे को सोच के भाई ये मेरे से सही नहीं बात कर रहा है, मैं इससे बड़ा हूं फिर भी मुझे इज्जत नहीं दे रहा, मतलब हजार बातें चलती रहती है। कभी दिमाग में किसी के प्रति ऐसी बैठ जाती है कि फला गुरुजी जो है ना वो बहुत गजब पढ़ाते हैं, फला गुरुजी थोड़े से ऐसे पढ़ाते हैं, मतलब ऐसी अनगिनत बातें हैं जो दिमाग में जाके बैठ जाती है, और हम लोग ना उन बातों से घिर जाते हैं। एक्चुअली मैंने आपको कई बार कहा कि हमारा जो बॉडी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ब्रेन है, और ब्रेन ना आप उसमें कोई विचार डालिए, एक विचार डालिए, वो मल्टीप्लाई करता है उस विचार को। जैसे एक पेड़ के ना एक दो जड़ें निकलती है, उसके बाद फिर प्राइमरी रूट तो एक ही होती है, यू कैन से द एनी प्लांट हैव ओनली वन प्राइमरी रूट, उसके बाद में उसकी ब्रांचेस शुरू हो जाती है, और वो ब्रांच के ब्रांच और एडवेंटिशियस जो रूट होती है ना, पस्तानी की जड़ें कहते हैं जिनको, झगड़ा जड़े, वो तो पता नहीं कितनी जड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। सेम कहानी हमारे ब्रेन की है। हमारे ब्रेन में जो भी आप डालोगे ना, इसको मतलब हमारा ब्रेन जो है ना बेटा, एक ऐसा यूं कह सकते हो कि एक ऐसी फर्टाइल जमीन है, ऐसी फर्टाइल जमीन है कि आप, ऐसी उपजाऊ जमीन है कि आप कोई भी सीड डाल दो वो उसी को प्लांट में कन्वर्ट कर देगा। आप कुछ भी डाल दो, आप आग का बीज डालोगे ना, जैसे कोई जमीन उपजाऊ है, तो हमारा माइंड तो बहुत फर्टाइल है। माइंड के बारे में तो मैंने कहा था इतना फर्टाइल है कि इसके बारे में ज्यादा लोग अभी रिसर्च भी नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा इसके बारे में जान भी नहीं पाए, और बहुत ज्यादा इसको यूज भी नहीं किया गया है। मतलब कितना फर्टाइल है, कितना उपजाऊ है, कितना उर्वर है, यू कांट इमेजिन। अब इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, आप कौन सा बीज डाल रहे हो, दिमाग को इससे लेना देना नहीं है। जैसे जमीन को इससे लेना देना नहीं कि आपने क्या डाला है। आपने अगर बबूल डाला, बबूल का बीज डाला तो बबूल निकल के आना है, उसके अंदर आग का बीज डाला है, आग निकल के आना है। शुगर केन का अगर आपने स्टेम कट डाला है तो शुगर केन निकल के आना है। आपने पेडी यानी कि धान का, चावल का बीज डाला है, चावल निकल के आना है। सेम दिमाग के साथ है कि आप, है ना, जो भी आप इसमें डालेंगे वही वापस निकल के आएगा। और मल्टीप्लीकेशन बहुत फास्ट होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। जैसे कभी हमें घबराहट हो रही तो इतनी घबराहट बढ़ती जाती है, हमें किसी ने कहा कि आपके साथ ये गलत होने वाला है, या आपको ये फलानी चीज, या घर वालों ने कोई डरावनी कहानी सुना दी, तो बहुत मल्टीप्लाई होती है, फटाफट मल्टीप्लाई होकर हम पूरी तरह से डर जाते हैं, पसीना आ जाता है, हालत खराब हो जाती है। और अगर कोई अच्छी चीज डालते हैं कंटिन्यूअसली, अगर हम अपने दिमाग में अच्छी चीज डालते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, डेफिनेटली वो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होता है। अब ये इसमें ना हमने इतना घास फूस भर लिया है, इतना कचरा भर लिया है। हम मतलब उस दोस्त के साथ रहते हैं जो गाली निकाल के बात करते हैं, वो हमेशा गाली निकालता है, गाली के बिना बात ही नहीं करता है। उस दोस्त के साथ रहते हैं जो कभी बात ही पॉजिटिव करता ही नहीं है, हमेशा गलत बातें करता है, नेगेटिव बात करता है, कभी मतलब अश्लीलता की बातें करता है, कभी अपनी लिमिट को पार करके उसके नीचे की लोअर लिमिट की बात करता है, कभी घटियापने की बात करता है, कभी वो कहता है कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में, है ना, सारी चीजें असंभव है, इस दुनिया में कुछ आज तक ना कुछ हुआ है, ना कोई होना जाना है, ये दुनिया कभी बदल ही नहीं सकती है, हमेशा दुनिया ऐसी रहने वाली है, बस ऐसे ही, मतलब जिंदगी 2 दिन की है, इसमें ऐसे मजे कर लो। ऐसी बातें इतनी डाल चुका होता है कि फिर वो बातें दिमाग को इतना ज्यादा जकड़ चुकी होती है कि अगर हम किसी चीज पे कंसंट्रेशन करना चाहे, किसी सिंगल चीज पे ना, हम चाहे कि हम इस फला केमिस्ट्री के चैप्टर को या फिजिक्स के चैप्टर को, मैथ को, बायो को तैयार कर लेते हैं, है ना, या जो भी एग्रीकल्चर, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, उसको तैयार कर लेते हैं। लेकिन वो बातें इतनी ज्यादा दिमाग में हो चुकी होती है ना, इतना ज्यादा बातें हो चुकी होती है कि वो उस चीज पे आने ही नहीं देता है। ठीक है, और होता क्या है, देखो कंसंट्रेशन एक दिन का काम नहीं है। हो सकता है इसमें मेडिटेशन फायदा करता होगा, हो सकता है इसमें ना शांति, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट उसमें हेल्प करता होगा, या और कोई जो है ना अच्छा माहौल, है ना, सारी चीजें। लेकिन ये जो मैंने अभी बातें बताई ना, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपकी खुद की, मतलब कंटिन्यूअस जो प्रैक्टिस करते हैं आप। होता है, मेरे साथ भी होता था जब मैं पढ़ता था, अभी भी हो जाता है। जब हम कुछ, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो हो सकता है मेरे दिमाग में ना कई बातें दूसरी भी चल रही होती है, बोल रहा हूं तब भी चल रही होती है। जब मैं बोल रहा हूं ना तब भी मुझे किसी परिवार की, किसी बच्चे की, किसी रिश्तेदार की, या किसी और किसी की भी दिमाग में बात आ जाती है कुछ सेकंड के लिए आ जाती है।
रोक नहीं सकते आप उसको, है ना, आ जाती है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर तो हम अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, अचानक फिर हमारा दिमाग ना बुआ जी के चला जाता है, कभी नानी के पास चला जाता है, कभी और कहीं चला जाता है, और बात सामने कुछ और चल रही होती है, हम कुछ और ही सोच रहे होते हैं। सबके साथ ही हो रहा है ये तो, ऐसा तो कोई बच्चा ही नहीं होगा इसके साथ ऐसा नहीं होता होगा। ऐसा नहीं होता तो फिर वो भगवान का नेक्स्ट अवतार है। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो रहा तो वो नेक्स्ट भगवान का अवतार है, वो कलयुग का कल्कि है फिर, कि जिसने अपने विचारों को ऐसा तो बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाए। जिन लोगों ने हिमालय पे बैठ के हजारों साल तक तपस्या की, हजारों साल तक, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है हजारों साल तक, लाखों साल तक लोग तपस्या करते थे। उनके पूरी बॉडी पे ना दूब घास लग जाती थी, दीमक लग जाती थी। जैसे हिरण्यकश्यप के लिए कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत तपस्या की। पता था हिरण्यकश्यप के बारे में? नहीं पता हिरण्यकश्यप के बारे में? हिरण्यकश्यप ने बहुत तपस्या की। चलिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर देता हूं, एक कहानी से आपको रूबरू कराता हूं जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। और हिरण्यकश्यप के लिए कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा राक्षस था, मतलब उसमें कहते हैं ना बुरी वृत्तियां थी, बहुत बुरी वृत्तियां, और हमेशा मतलब किसी का, और उनके दिमाग में लेकिन एक चल रहा था कि साला मर जाएंगे एक दिन, ये देवता जो है ना हमें मार देंगे, तो क्यों ना कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए कि मृत्यु ही नहीं हो। तो उन्होंने ना कहते हैं हजारों साल तक तपस्या की, ओम नमः शिवाय। और तपस्या भी ऐसी नहीं भाई कोई कमरे में बैठ के पंखा लगा के एसी लगा के कर रहे होते हैं, बाहर धूप में खड़े होते हैं, छाया में मतलब तूफान आ रहा है तो भी खड़े हैं, बरसात आ रही है तो भी खड़े हैं, माइनस का टेम्परेचर है, -0 है, -2 है, -5 है तो भी खड़े हैं, और 48 पे भी खड़े हैं, एक ही पैर पे खड़े हैं, ऐसे ओम नमः शिवाय कर रहे होते हैं बहुत लंबे समय तक, है ना। पूरी बॉडी पे कहते हैं दीमक लग गई, पूरी बॉडी पे ना घास फूस उग गई। उसके बाद भी भगवान आए नहीं, क्योंकि भगवान को पता था क्या मांगने वाला है, कितना दुष्ट है, उनको पता था, वो जानते थे क्या करने वाला है, तो भगवान आए ही नहीं। लेकिन कहते हैं भक्त से बड़ा भगवान नहीं होते, मतलब ऐसा कहा जाता है कि एक दिन उनको आना होता है। तो भगवान क्या करे, भी आना था ही, तो आते ही प्रकट हुए भगवान। भगवान प्रकट होते तो आपने देखा होगा धुआं सी निकलती है, टों ऐसे आवाज भी आती है ना, और वो भगवान को प्रणाम करते, प्रभु। बोला वत्स, अपने नयन चक्षुओं को खोली, हम आ गए हैं। बोला प्रभु बहुत देर कर दी। तो बताइए कि उन्होंने कहा भाई वत्स कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। बोला प्रभु मैं अमर होना चाहता हूं, मुझे अमरता का वरदान दीजिए, मैं कभी मरूं ही नहीं। भगवान ने कहा इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इस धरती पे जो आए हैं वो एक दिन जाना होता है उनको। सारी सृष्टि की सारी बातें गलत हो सकती है, लेकिन एक बात तो यूनिवर्सल ट्रूथ तो मैंने कई बार बोला है कि धरती पे जो आया है उसको एक दिन जाना होता है। तो बोला ये नहीं हो सकता। तो अब वो तो राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी था, उसने कहा कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से ले लेते, वरदान तो लेने। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु आप ऐसा करो, अमर तो नहीं कर पाओगे लेकिन मैं कहता हूं वैसे करते जाओ। बोला ठीक है, बोल कि प्रभु ना मैं किसी शस्त्र से मरूं ना किसी अस्त्र से मरूं। प्रभु ने कहा तथास्तु। बोला मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोला तथास्तु। बोला प्रभु ना मैं किसी मनुष्य से मरूं ना किसी जानवर से मरूं। बोला तथास्तु, नो प्रॉब्लम। और बोला के बोला प्रभु ना मैं अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। बोला ये भी ठीक है, तथास्तु। बोला प्रभु ना मैं धरती पे मरूं ना आसमान पे मरूं। बोला ये भी कोई दिक्कत नहीं है, तथास्तु। ऐसे करके उसने ना पूरे वरदान मतलब अपनी पूरी दिमाग की चालाकी जितनी लगानी थी उतनी लगा ली। लेकिन प्रभु पता क्या कर रहे थे, जैसे जैसे वो मांग रहा था उसके हाथों हाथ ही उसके तोड़ ढूंढ रहे थे। जैसे उसने कहा कि मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो पता है भगवान ने क्या सोचा, कोई बात नहीं, ये जो थड़ी आती है ना देहरी, उस पर निपटा देंगे। भाई अंदर बाहर तो नहीं मरेगा, इस पे फिर ना तो अंदर रखेंगे ना बाहर रखेंगे। फिर जैसे उसने कहा प्रभु ना मैं शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, दिमाग लगा लिया भगवान ने, कोई बात नहीं, नाखूनों से सलटा देंगे। बोला प्रभु ना आसमान पे मरूं ना धरती पे मरूं। बोला कोई बात नहीं, गोद में उठा के सलटा देंगे। नहीं, बोला प्रभु ना मैं जानवर से मरूं ना इंसान से मरूं। कोई बात नहीं, एक ऐसा म्यूटेंट बनाएंगे, एक ऐसा उत्परिवर्तन करके इस तरह से एक चेंजेस करेंगे कि ऐसा भगवान बनाएंगे जो आधा इंसान होगा आधा शेर होगा, निपटवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, बोला प्रभु ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोला शाम के टाइम सलटा देंगे अधिकतर, जिस समय आधा सूर्य अस्त हो रहा है। मतलब इस तरह से भगवान तो भगवान होते हैं, वो जितनी चालाकी लगा रहा था भगवान उसके हाथों हाथ ही ट्रिक्स निकाल के उसका सॉल्यूशन लिखते जा रहे थे। उधर वरदान नीचे उसका सॉल्यूशन, ऐसे सलटाएंगे, वरदान सॉल्यूशन, सारा हो गया, सील साइन लगे, तथास्तु हो गया। अब उसे लगा अब तो कोई मार ही नहीं सकता मेरे को, अब तो कोई मार ही नहीं सकता, अब तो मैं इतना शक्तिशाली हो चुका हूं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती, मेरा कोई वध कर नहीं सकता। और अब उसके पाप और बढ़ गए। जब किसी इंसान को लगे ना वो सिक्योर है,
उसका कोई कानून कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका कोई, उसके तो सारे प्रधानमंत्री जी उसके मामा जी है, तो डर है ही नहीं, पुलिस वाला पकड़ नहीं सकता, आर्मी वाला घेर नहीं सकता, जेल रख नहीं सकती, तो फिर राक्षस बन जाता है। तो सेम कहानी हिरण्याकश्यप के साथ हुई, वो बहुत बड़ा राक्षस बन गया, और ज्यादा उसके अत्याचार बढ़ गए, जनता पे, है ना, फैमिली पे, सब पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं कभी न कभी किसी का अंत होना तय है, तो भगवान ने उसके यहाँ एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो बड़ा भगवान को मानने वाला, प्रभु की भक्ति करने वाला, ईश्वर की आराधना करने वाला, ईश्वर को सब कुछ मानने वाला, जिसको आप प्रहलाद के नाम से जानते हैं। वो बड़ा एक प्रतापी और अच्छा बच्चा। अब उसको कहे भगवान विष्णु दुनिया में सब कुछ है, भगवान सब कुछ है। हिरण्याकश्यप ने कहा नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। बोला नहीं, आप कुछ नहीं हो, वो हर जगह है ये। तो उनको मारने के लिए कई तरकीबें निकाली गई, कभी उनको जहर दिया गया तो अमृत बन गया, कभी सांप से डसवाया गया, फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान का भक्त। फिर लास्ट में फाइनली एक उसकी जो बहन हिरण्याकश्यप की, है ना, दुनिया की पहली फायर प्रूफ लेडी थी वो, जिसको आग जला नहीं सकती थी, है ना, दैट वाज होलिका। तो उसने कहा भैया इतना छोटा सा काम मैं कर देती हूँ, भाई मेरे को वरदान मिला हुआ कि मुझे आग जला नहीं सकती, आई एम द फायर प्रूफ लेडी, मुझे जल नहीं सकती मैं। बोला मैं लेके बैठ जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो। तो बोला भाई तू भी कर ले ट्राई। तो वो लेके बैठी, बैठने के बाद में वो तो खुद तो जल गई, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। अब उसको और ज्यादा गुस्सा आया, है ना, कि तेरे भगवान विष्णु है क्या कहीं इस तरह से। तो कहते कि वो बैठा था, बोला कहाँ है तेरे भगवान, बोला हर जगह है ना, बोला इस बर्तन में, हाँ बोला है, बोला इस घड़ी इसमें गेट में है, बोला है, बोला इस खंबे में, बोला हाँ है। अब वो उसका हिरण्याकश्यप का पारा आसमान पे चला गया, बोला इस खंबे में भी है, बोला हाँ है। तो उन्होंने उठा के, एक गदा थी वहां पे, गुस्से में उस खंबे पे ना प्रहार किया। तो कहते हैं भगवान नरसिंह वो खंबे में से निकल के आए। भाई जब फिर इस तरह से एक डायलॉग बन गया, भाई जब जब दुनिया में अत्याचार बढ़ता है, जब जब अनाचार बढ़ता है, जब जब अंधकार फैलता है, तो भगवान खंबा फाड़ के निकलते हैं। एक डायलॉग बन गया वो, तो खंबा फाड़ के निकलते हैं। आधे नर थे, आधे शेर थे, है ना, नर और केसरी या नर और शेर का रूप थे। और बाकायदा फिर उसको जो है ना, उसको हिरण्याकश्यप को उठाया, अपने यहाँ पे रखा और बैठ गए, और उसको पूरा समझाया, क्योंकि कल को ये नहीं कहते कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, कल को ये नहीं कहते भाई आपने तो कहा था ऐसा होगा ही नहीं। तो उसको समझाया गया, भविष्यवाणी हुई कि हे हिरण्याकश्यप, आज भगवान नरसिंह आपका वध करने वाले हैं, और जिस तरह से आपको वरदान दिया गया तो उस तरह से आप चेक कर ले, इस समय ना दिन है ना रात है, ना शस्त्र से मार रहे ना अस्त्र से मार रहे, ना आपको घर के बाहर मार रहे ना अंदर मार रहे, ना जानवर है ना इंसान है। तो भगवान जब वो इतनी सुना ना, तो उसने भी कही दिया, बोला प्रभु अब तो मेरे को मार ही दो फटाफट, फ्री करो। इतना चीटिंग, मतलब इतना मैंने किया और कोशिश की, फिर भी मैं बच नहीं पाया, तो अब तो मुझे जीने की इच्छा भी नहीं, आप तो निपटाओ फटाफट, मेरे को मुझे जाना है ना। तो ये एक मतलब एक कहानी है हिरण्याकश्यप की। तो इतना वो लोग इतना कंसंट्रेशन से काम करते थे, फिर भी सारे लोग हिरण्याकश्यप नहीं थे, सारे हिरण्याकश्यप नहीं थे। आपने कभी विश्वामित्र के बारे में सुना होगा, एक मेनका नाम की अप्सरा आके उनको डिस्टर्ब कर देती है। आपने बहुत सारे ऋषियों के बारे में, राजाओं के बारे में, तपस्वियों के बारे में जो तपस्या कर रहे होते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिस्टर्बेंस, तो अपने विचारों को कंट्रोल करना उन लोगों की बस की बात नहीं थी। आप और मैं है क्या चीज। अब फिर इसके बाद इसका इलाज क्या है, कुछ बच्चे अच्छा कैसे करते, तो मैंने अभी जस्ट ही कहा था, ये प्रैक्टिस मांगता है ना। ऐसे कहने को तो हम जब छोटे थे तो हमारे गुरुजी ये कहा करते थे ना, आप ऐसा क्या करो, एक दीपक जलाया करो और उस दीपक को लगातार देखते रहो देखते रहो देखते रहो। बट मुझे ये प्रैक्टिकल लगा नहीं ज्यादा। हो सकता है ऐसा होता होगा कि दीपक को देखने से किसी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता होगा, एकाग्रता बढ़ जाती होगी। मुझे मेडिटेशन बिल्कुल फायदा करता है बेटा। मेडिटेशन जो मेडिटेशन करते हैं या योगा करते हैं, डेफिनेटली वो बहुत फायदा करता है। हो सकता है दीपक भी करता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं कहीं इसके अगेंस्ट आ जाएगी सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया, हमने खुद ने किया हुआ, प्रैक्टिस की हुई है ना। लेकिन एक चीज तो मैं मानता हूं कि अगर आप उस चीज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और आप लगातार उसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो धीरे धीरे ये जो आपका प्रॉब्लम है, जिसमें आपका ध्यान नहीं लगता है, कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है, इंटरेस्ट आना चाहिए। लेकिन भाई मैंने कई बार कहा है कि या तो आप वो काम करो जिसमें आपको आनंद आता है। अगर आपका बहुत अच्छा काम है, पॉजिटिव काम है, जिसमें आप दुनिया में आगे जा सकते हैं, दुनिया के सामने एक बड़े एग्जाम्पल बन सकते हैं, तो वो काम कीजिए जिसमें आपको आनंद आता है। या फिर जो काम कर रहे हैं उसमें आनंद खोजना शुरू कर दीजिए, उसमें आनंद लेना शुरू कर दीजिए। और पढ़ाई तो दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है। पढ़ाई तो जिस बच्चे को आता है ना इसको मजे लेना, वो ना तो किसी जुए में इतना आनंद आता है, ना ताश खेलने में आता है, ना बातें करने में आता है, ना
जितना मजा पढ़ाई में आता है। एक बार समझ में आ गया, एक बार सिस्टम में आ गया, एक बार उसने इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया, एक बार क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर दिया, एक बार न्यूमेरिकल्स को हल करना शुरू कर दिया, टीचर से पूछना शुरू कर दिया, जो जो प्रॉब्लम आई डाउट काउंटर में जाना शुरू कर दिया और अपने आप को पूरा उसके अंदर डालना शुरू कर दिया ना, धीरे 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 उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है। उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है और वो बहुत अच्छा करता चला जाता है, धीरे धीरे वो बेहतरीन करता चला जाता है। अब होता क्या एक्चुअली, जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं वो इस चीज को बहुत बार दोहरा चुके हैं, वो इस चीज को ना बचपन से दोहरा रहे हैं, वो बचपन से उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर 2 साल से दोहरा रहे हैं, 5 साल से दोहरा रहे हैं वो। और इस चीज को करते करते भाई आप लगातार अगर प्रैक्टिस करते तो बादशाह बन जाते, कोई भी काम हो चाहे, किसी भी काम को अगर आप लगातार करते हैं, लोग आपकी मजाक बनाते हैं, लोग आपके उपहास करते हैं, लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन आप उस काम को छोड़ते ही नहीं है, तो एक दिन उसके पीक पे चले जाते हैं। ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं बेटा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। चाहे आपको उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं आता हो, आप उस क्लास के सबसे लास्ट वाले स्टूडेंट हो, है ना, बैक बेंचर हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन आप लगातार करते 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 एक दिन उसके मास्टर बन जाएंगे। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने 11th 12th आर्ट्स से की है, बीए कर लिया आर्ट्स से, और वो फिजिक्स पढ़ाते दुनिया की बेहतरीन आज। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि उन्होंने पहले छोटी क्लासों में जैसे किसी को 10th पढ़ाना है तो वहां की पढ़ाई, फिर धीरे धीरे उन्होंने 11th की पढ़ाई, कहीं से सीखा, किसी से पूछा, और धीरे 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 एक स्टेज ऐसी आई कि वो बादशाह बन गए बेटा। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनकी क्वालिफिकेशन बीए है, एमए है, लेकिन वो फिजिक्स पढ़ाते हैं और दुनिया के बेस्ट टीचर्स में से आते हैं, बहुत बढ़िया टीचर्स में से आते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि आप, इसके लिए मैंने एक बार कहानी सुनाई थी आपको पिकासो की, एक बार शायद याद हो तो, कि कैसे सुना, या इस साल शायद नहीं हुई होगी, एक छोटी सी कहानी, शायद टाइम नहीं हो जाए। पिकासो की कहानी है कि कैसे एक इंसान ना बहुत अच्छा कर जाता है। एक पिकासो बहुत बड़े दुनिया के ना बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े, यूं कह सकते हैं आप, ये बनाते हैं ना गैलरीज, आर्टिस्ट हुए हैं बहुत बड़े, जो आर्ट गैलरीज में जो जाती है ना आर्टिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, पेंटिंग्स, यस, ही वाज ए ग्रेट पेंटर। कहते पिकासो, सुनाया था कि इस साल या पिछले साल की बात है, लास्ट, चलो फिर तो सही। पिकासो वाज द ग्रेट पेंटर, और कहते एक बार कहीं वो जा रहे होते हैं तो एक लेडीज वहां पे कहीं होती है, वो जब वो पास से निकलती तो पिकासो को पहचान जाती है और वो बोलती है, ओ माय गॉड, आई थिंक यू आर द पिकासो। बोला, यस आई एम द पिकासो। आप पिकासो है? उसको विश्वास नहीं हुआ पूछने के बाद भी, हाँ मैं पिकासो हूं। वो मतलब बहुत बड़ा पेंटर। जैसे अचानक मान लो आपका, आप जिसको रोल मॉडल मानते हैं, मान लीजिए कभी आपके सामने ना, आप मान लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत फॉलो करते हैं, और अचानक एक स्टैंड पे आपको कलाम साहब मिल जाए तो कैसा लगेगा आपको? तो सेम कहानी उसके साथ हो गई, उसको बिलीव नहीं हो रहा कि पिकासो सामने खड़े हैं। तो उन्होंने कहा, उस लेडी ने कहा, पिकासो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूं कि मैं आपसे मिली हूं, ये बात यादगार बन जाए मेरे लिए, तो प्लीज मुझे कुछ ऐसा दीजिए कि ना मैं उसको याद कर सकूं और किसी को बता पाऊं कि मैं कभी पिकासो से मिली थी, नहीं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पे। तो उन्होंने कहा कि माय डियर लेडी, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोला कुछ भी दीजिए चलेगा, बट दे दीजिए। तो अब वो जिद पे आ गई, तो पिकासो क्या करते हैं, पास में एक दुकान होती है, उस पर जाके एक कागज ले आते हैं, मतलब एक सीट ले आते हैं, 2-4 कलर ले आते हैं, और उस पर यूं 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 करके ऐसे उसको गिफ्ट दे देते हैं कि माय डियर लेडी, दिस इज प्रीशियस गिफ्ट फॉर यू, ये आपके लिए बहुत ही अमूल्य गिफ्ट है, एंड दिस इज $1 मिलियन पेंटिंग। ये जो कागज दिया है ना आपको, ये $1 मिलियन पेंटिंग है, लाखों डॉलर की पेंटिंग है, मतलब करोड़ों रुपए की पेंटिंग है। $1 मिलियन मींस क्या हो गया, इंडिया की बात कर दो, करोड़ों डॉलर की पेंटिंग है। अब उसको, उस लेडी को लगा कि शायद बुढ़ापा आ गया, दिमाग खिसक गया इसका, ऐसे कैसे हो सकता है कि कागज लाया, 30 सेकंड में कुछ बनाया और बोला $1 मिलियन पेंटिंग है, लाखों डॉलर की, करोड़ों रुपए की पेंटिंग है। तो जैसे तैसे गई। अब उसको रात भर नींद नहीं आई, पूरी रात ये सोचती रही ऐसे कैसे हो सकता है। सुबह उठी, उस पेंटिंग को निकाला और पास में ही जो पेंटिंग का मार्केट था वहां चली गई और ले जाके एक दुकान वाले को कहा कि सर ये पेंटिंग बेचना है मुझे। बोला हाँ बेच दो। बोला कितना दोगे? बोला 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। वो उसका दिमाग फट गया, बोला ऐसे कैसे हो सकता है। अब उसने वो पेंटिंग तो वापस ली, घर पे रखी और नेट पे सर्च किया पिकासो कहाँ है, तो पता चला कि पास में कहीं किसी कार्यक्रम में आए हुए, वहां चली गई और जाके जैसे तैसे उनसे मिली और उन्होंने कहा मिस्टर पिकासो क्या आपने मुझे पहचाना? बोला नहीं मैंने तो नहीं पहचाना, मैं आपसे पिछले है ना कल
दिन में मिली थी। अच्छा याद आया मुझे, हाँ मैंने शायद आपको पेंटिंग दी थी। बोला हाँ वो मैं ही हूं, पिकासो। आई वांट टू लर्न, मैं सीखना चाहती हूं, मुझे भी सिखाओ ये। जिसमें कुछ लग ही नहीं रहा, एक कागज का टुकड़ा लिया, 2 कलर लिए, ऐसे मारने का और करोड़ों की पेंटिंग बन जाने की। मुझे सीखना है। करोड़ों गिनने से ही लाखों की बन जाएगी, लाखों गिनने से हजारों बन जाएगी। कुछ तो कितना बढ़िया धंधा है, मैं करना चाहती हूं। तो पिकासो ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि माय डियर लेडी, आप ये कर तो सकती हो, यू कैन डू इट, बट आपके जीवन के ना 30 साल इसमें लगाने पड़ेंगे। आपको अपने जीवन के 30 years ऑफ योर लाइफ यू हैव टू स्पेंड इन दिस वर्क, इसमें आपको लगाने पड़ेंगे। उसने कहा ये तो नहीं कर पाऊंगी मैं, ये तो नहीं कर पाऊंगी। तो सॉरी, आप अगर ये नहीं कर पाओगे तो फिर ये भी नहीं कर पाओगे कि आप कोई पेंटिंग बनाए और $1 million पेंटिंग बन जाए। अब पिकासो, ये कहानी हमें सिखाती है कि क्यों एक इंसान पिकासो बन गया, जिसकी एक सीट लेता है, एक यूं चार स्केच मारता है और उसकी $1 million पेंटिंग बन जाती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 30 years का जो तपस्या है वो उसको बादशाह बना गई। तो सेम कहानी उन बच्चों के साथ है जो एक ही बार में पढ़ जाते हैं, एक ही बार में लर्न कर लेते हैं, एक ही बार में सीख जाते हैं, एक ही बार में टॉप कर जाते हैं। सेम कहानी उन बच्चों के साथ भी है, क्योंकि उन्होंने इतना प्रैक्टिस कर लिया कि उनका दिमाग, एक दिन मैंने कहा भी था साइकिल के बारे में बताया था एग्जाम्पल आपको, कि एक साइकिल जब हम शुरू में चला रहे होते हैं तो हैंडल पे ध्यान देते हैं, पेडल रुक जाते हैं, पेडल पे ध्यान देते हैं, हैंडल रुक जाता है, बताया था एक बार। लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, हैंडल पेडल अपने आप लग रहे होते हैं, हैंडल अपने आप अपनी जगह रहता है, सामने भैंस आ गई तो पता नहीं लगता कि सामने भैंस आई थी, आप साइड में से, बताया था एक बार इस पर, पहले वाले मोटिवेशन में थी। वो प्रैक्टिस कर करके आदमी इतना इंटेलिजेंट बढ़ जाता है। तो वो बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेकिन दुनिया कभी बदल सकती है बेटा, किसी इंसान को, किसी बच्चे को, किसी भी चीज को कभी भी किसी भी समय बदला जा सकता है, लेकिन बदलता कोई और नहीं। इंसान को ना कोई इंसान बदल सकता है, ना कोई मोटिवेशन बदल सकता है, ना कोई टीचर बदल सकता है, ना कोई बदलता है तो केवल वो खुद। एक बार जिसने निर्णय ले लिया ना, आज से जिंदगी चेंज, आज के बाद में ना लाइफ बदल, आज से पढ़ने का तरीका चेंज, पढ़ना स्टार्ट, और आगे सबसे बढ़िया रैंक लेके आऊंगा। मैंने खुद का भी एग्जांपल दिया था कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, कभी प्राइवेट में गया नहीं। 12वीं तक की इंग्लिश से इतना डर लगता था कि इंग्लिश का नाम लेते ही पसीने आ जाते थे। किसी ने अगर पीछे से बोल दिया इंग्लिश तो मैं तो बेहोश हो जाता था, जाग आ जाते थे, इतना भयंकर डर लगता था। लेकिन एक कहते हैं कि दोबारा जब कहते हैं क्या मतलब, दोबारा जब 12th मैंने दोबारा किया, 2 बार 12th कर रखी है, तो एक कोचिंग में गया, तो वहां यही सोच के मैंने कदम रखा था कि इस क्लास का सबसे नंबर 1 और सबसे इंटेलिजेंट मैं रहूंगा। और 3 या 4 महीने मैंने कोचिंग की, आप बिलीव नहीं करेंगे, और खुद की कोचिंग चालू कर दी 4 महीने बाद, तो इंग्लिश पढ़ने आने लगे 12वीं वाले बच्चे। तो ये कोई, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई स्टार हूं या मैं इस तरह से, लेकिन एक इंसान कैसे बदल, इस एग्जाम्पल से मैंने तो अपने जीवन में सीखा है कि कोई भी काम इंपॉसिबल नहीं है। हमें तो 6वीं क्लास में APPL, एप्पल, BOLL बॉल, ये सिखाई 6th क्लास में, और 12th तक इंग्लिश का एक शुरू की एक पैराग्राफ की 3 लाइन भी नहीं पढ़ पाए कभी आज तक। अगर मैं बात करूं ना मेरी 12th क्लास की, पहले 12th क्लास की, तब तक मैं 3 लाइनों की हिंदी भी नहीं कर पा रहा था। और सेकंड ईयर जब मैंने दोबारा उसको रिवाइज किया, 12th को कोचिंग ज्वाइन की, तो 3 महीने बाद कोचिंग ही चालू कर दी, बच्चों को पढ़ाने चालू कर दिया। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन सर, मॉडल सर पढ़ने आते बच्चे, और बहुत अच्छा सीख रहे थे वो। 50-50 रुपए फीस दी थी। एक बच्चा भी आया भी था पिछले साल या उससे पिछले साल, जो कह रहा था मैं 12वीं में हूं और 12वीं में सरकारी स्टूडेंट, ये भी 12वीं में, मैं भी 12वीं में, मैं 12वीं में सरकारी स्टूडेंट रहा हूं। उसके बाद में 700 करीब स्टूडेंट थे जोबनेर में, जब मैंने 12th किया तो 700 गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, हाईएस्ट स्कोर मेरा इंग्लिश के अंदर सबसे ज्यादा। तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं बेटा, आप मेरी मार्कशीट देख लेना चाहिए, बिना उस समय सेशनल मार्क्स भी नहीं होते थे जो सरकारी स्कूल में पढ़ के। तो इसका मतलब केवल इतना सोचना है कि आज से अच्छा करना है, बस इतनी सोच से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आप वो करेंगे कब, ये वो ऊपर वाला जानता है, वो जानता है, या फिर आप जानते हैं। ज्यादा तो आप ही जानते हैं, ज्यादा तो आप ही जानते हैं बेटा कि वो करेंगे कब आप, कि आज से जिंदगी चेंज है, आज से पढ़ना शुरू है, आपसे आज से अच्छा करना शुरू है, बस ये दिमाग में आ गई, उसी दिन से जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। बहुत कोई तपस्या या कोई चमत्कार की जरूरत नहीं है, बिजली गिरेगी। कई बार बोलता हूं मैं कि आदमी सोचता है कभी होगा कोई चमत्कार, कोई आएगा जादू की छड़ी लेके मेरे दिमाग पे घुमाएगा और अच्छा शुरू हो जाएगा। होता नहीं है सर, होता नहीं है सर। इस कलयुग में चमत्कार होते नहीं बेटा, करने पड़ते हैं। इस कलयुग में चमत्कार होते नहीं है, करने पड़ते हैं। वो पहले वाली बात नहीं रही भाई, है ना, ऊपर आएगा या कोई बिजली गिरेगी मेरे दिमाग में बड़ा, उसके बाद में दिमाग बड़ा स्पीड से लेगा, या कोई वो मूवीज वगैरह में जादू, उसके हाथ लगाओ तो उबासी आना बंद हो गई और इंटेलिजेंट बन गया वो। एक भाई लगातार उबासी ले रही है, ये मंडा वाली,
उबासी पे उबासी, उबासी पे उबासी, 3 ले ली, है ना, लगातार लिए, गैप भी नहीं दे रही। तो ऐसा कुछ नहीं होना बेटा, अब कोई बिजली गिरनी नहीं है। जो करना है भगवान ने, ऊपर वाले ने बहुत मस्त दे दिया है, बॉडी दे दी, सोचने की क्षमताएं दे दी, दिमाग दे दिया, हाथ पैर पूरे बॉडी पार्ट्स दे दिए, इन्हीं को बेहतरीन यूज करके बेहतरीन करना है। कल और बात करेंगे, चले बेटा बॉयज।